नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अमित। आज हम बात करने जा रहे हैं मनसुख मर्डर केस की। सिलसिलेवार आपको एक एक बारीकी इस केस की समझाएंगे। तो मनसुख मर्डर केस में सचिन वाजे के फोन से हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। मोबाइल ने वो सारे राज उगल दिए हैं जो अब तक सचिन वाजे छिपा रहा था। सूत्रों की माने तो सचिन वाजे 13 मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया करता था। सचिन वाजे ने 6 मार्च को 5 मोबाइल फोन तोड़ दिए। वाजे ने अपना ऑफिशियल मोबाइल फोन भी तोड़ दिया था। बिल्कुल, और अब एनआईए मोबाइल फोन का डेटा हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है। सचिन वाजे ने खुद को बचाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग की थी। घटना वाले दिन वाजे ने अपना फोन दफ्तर में ही छोड़ दिया था। रात करीब 11 बजे ऑफिस आकर मोबाइल लिया। मोबाइल से ना फोन किया ना ही कोई कॉल रिसीव की और 11 बजे एक बार में रेड डालने का नाटक भी किया। पुलिस अधिकारी सचिन वाजे मुख्य साजिश करता नजर आ रहा है। पूरी तफ्तीश जो अब तक में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एटीएस ने की है, उसमें सबसे बड़ा नाम निकलकर सचिन वाजे का सामने आ रहा है। सचिन वाजे 13 मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था और उसके पास 15 सिम कार्ड भी थे। आपको बता दें, ये 15 सिम कार्ड सचिन वाजे ने मंगाया था नरेश धरे से। नरेश धरे गुजरात का एक क्रिकेट बुकी है, जिसकी सहायता से सचिन वाजे ने 15 सिम कार्ड गुजरात से मंगाए और जिसमें से 5 सिम कार्ड का प्रयोग किया जा रहा था ये साजिश करने में कि आखिर मनसुख हिरेन को मौत के घाट कैसे उतारा जाए। लेकिन इसमें एक लापरवाही खुद नरेश धरे ने बरती कि उसने जब पहले 15 सिम कार्ड देने से पहले ही 2 सिम कार्ड उसने खुद अपने मोबाइल में डालकर यूज कर लिए, जिसके बाद सबसे बड़ी जो कमजोर कड़ी मानी जा रही है ये सामने आ गई। और उसके बाद पता चल गया कि आखिर सचिन वाजे जो मोबाइल फोन बंद करके कहीं और स्विच ऑन करना या अपना ऑफिशियल मोबाइल फोन भी तबाह करना, इस सब के पीछे क्या मकसद था। अगर सूत्रों की माने तो अब जिस तरीके से एनआईए तफ्तीश कर रही है, आगे यह देखना होगा कि एटीएस भी साथ मिलकर क्या कुछ नए खुलासे इस पूरे मामले को लेकर करती है। बहरहाल सचिन वाजे 3 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में है। अब मोबाइल से साजिश के तार कैसे जुड़े वो भी समझिए। सचिन वाजे ने 6 मार्च को 5 मोबाइल फोन तोड़ दिए। वाजे ने अपना ऑफिशियल मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। बिल्कुल, तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एनआईए मोबाइल फोन का डेटा हासिल करने की कोशिश कर रही है। 13 फोन का इस्तेमाल करता था सचिन वाजे, ये अहम खबर निकल करके सामने आई है। खुद को बचाने के लिए वाजे ने क्या कुछ चाल चली आप वो भी समझ लीजिए। 4 मार्च को वाजे ने मोबाइल दफ्तर में रखा था। शाम को वाजे अपना फोन दफ्तर में छोड़कर निकल गया। बिल्कुल, और रात करीब 11 बजे वापस आकर मोबाइल लिया और मोबाइल से ना फोन किया ना कोई कॉल रिसीव हुई। 11 बजे के बाद डोंगरी के बार में वो छापेमारी करने पहुंच गया। इसके अलावा मनसुख की हत्या की गुत्थी सिम कार्ड के जरिए कैसे सामने आई वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। सट्टेबाजी में सचिन वाजे करता था कई सिम कार्ड्स का इस्तेमाल। फरवरी में सचिन वाजे ने बुकी नरेश गौर से 15 सिम कार्ड मांगे थे और गुजरात के नरेश गौर ने अपने किसी परिचित की दुकान से ये सिम खरीदे। सचिन वाजे ने 5 सिम विनायक शिंदे को देने के लिए कहा। नरेश गौर ने 2 सिम अपने मोबाइल में डालकर चेक भी किए। और 4 मार्च को तावड़े नाम से मनसुख को कॉल किया गया। मनसुख को कॉल के लिए नरेश की दी हुई सिम कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। 4 मार्च को तावड़े और मनसुख वाले फोन की लोकेशन बता दें कि घोड़बंदर में मिली। विनायक शिंदे के फोन के लोकेशन पर भी घोड़बंदर ही लिखा आया। एटीएस ने उस सिम की जांच की जिससे मनसुख को कॉल किया गया था। जिस फोन में सिम इस्तेमाल हुआ उसका IMEI नंबर भी निकाला गया। IMEI नंबर से पता चला कि मोबाइल नरेश गौर का था। नरेश गौर की गिरफ्तारी के केस की परतें खुल गई। स्कॉर्पियो रिनोवा का फोन कनेक्शन क्या है वो भी समझ लीजिए। 25 फरवरी की रात 1:24 पर दोनों कारें रुकी। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर के बीच मोबाइल से कुछ देर बातचीत हुई। पुलिस ने डंप डेटा से ये डिटेल निकाली है आपको, क्योंकि इनोवा 4 मिनट तक रुकी। तो इसके बाद पुलिस गाड़ियों के ड्राइवर से भी पूछताछ की। इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड IPDR से भी इसकी पुष्टि हुई। और फिलहाल एंटीलिया केस में क्या कुछ अपडेट है जानने के लिए इसे रुक करते मेरी सहयोगी शिवानी मुंबई से मेरे साथ जुड़े। शिवानी, अब तो करीब करीब ये बात साफ हो गई है कि सचिन वाजे की भूमिका क्या थी, मनसुख की हत्या क्यों की गई, लेकिन अभी तक जो बात सामने नहीं है वो ये कि आखिर सचिन वाजे ये सब किसके कहने पर कर रहा था उसका गॉडफादर कौन था, इसे लेकर अभी तक खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एनआईए की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, एक और सीनियर ऑफिसर जो है उसकी भी जांच एनआईए द्वारा जल्दी ही की जाएगी। और साथ ही साथ एक होटेलियर का बयान जो सामने आया था एनआईए के आगे, उसमें ये लिखा गया है कि 13 लाख का जो बिल है उस होटेलियर ने भरा था, उस बिजनेसमैन ने भरा था, तो उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। हालांकि लगातार सचिन वाजे ना सिर्फ कोर्ट में बल्कि एनआईए के सामने भी जो उन्होंने स्टेटमेंट्स पेश किए हैं उससे यही पता चला है कि फिलहाल उन्होंने किसी का भी बड़ा नाम ना ही रिवील किया। उन्होंने एक ही चीज कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है, वो इस पूरी मुख्य कड़ी में एक बहुत छोटी सी कड़ी है जिसके चलते उन्होंने अभी तक कोई बड़ा नाम सामने नहीं रखा है। इसी बीच में जिस तरह से परमबीर सिंह का सामने आना था, उनका लेटर उनके आखिर में रिजाइन करने के बाद आया, जिस पर उन्होंने अनिल देशमुख होम मिनिस्टर पर इल्जाम लगाया। सचिन वाजे बिना किसी का नाम लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से सपोर्ट भी पा रहे हैं। जिस तरह से अचानक से 65 पुलिस कर्मचारियों का बदलाव हुआ, हेर फेर हुई, उससे ये तो साफ हो जाता है कि कोई ना कोई बड़ा जरूर है ऐसा जिस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। लेकिन सचिन वाजे की जुबान अभी भी नहीं खुली है। कोर्ट में भी एनआईए द्वारा यही स्टैंड लिया गया था जिसके बिना पर सचिन वाजे को 9 दिन की कस्टडी और बढ़ाकर 3 मार्च तक की कर दी गई थी, जहां पर एनआईए का यही कहना है कि सचिन वाजे अभी भी पूरी इस प्रक्रिया में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, सही लोगों के नाम नहीं बता रहे हैं। क्योंकि जिस तरह शिवानी ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये खड़ा होता है कि अभी तक सचिन वाजे खुद को बचा रहा था, खुद को बचाने के लिए उसने तमाम हथकंडे अपनाए और तमाम चालें वो चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से मोबाइल से सारे राज उसके खुले हैं, क्या वो बाकी जो और बड़ी मछलियां हैं इस पूरे केस में उन्हें बचाने में कामयाब हो पाएगा और कब तक मुंह नहीं खोलेगा वो? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 13 मोबाइलों का जिक्र हुआ था, जिसमें से 5 मोबाइलों को उन्होंने खुद नष्ट किया था जिस दिन सचिन वाजे उस मौका वारदात में मौजूद थे जहां की मनसुख हिरेन की लाश बरामद हुई थी। इससे साफ होता है कि डेटा अभी भी रिट्राइव करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब इस कोशिश में ये होगा कि ये डिजिटल एविडेंस होगा पहला, दूसरा इसके अंदर मैसेजेस और कॉल की डिटेल सामने आएंगी। कॉल की डिटेल सामने आने के बाद ही किसी बड़े व्यक्ति का नाम इसमें सामने आ पाएगा। हालांकि कॉल डिटेल्स और जो भी मोबाइल का डेटा रिट्राइव होगा उससे नाम लोगों के सामने आ जाएंगे। लेकिन अभी भी सवाल ये उठता है कि जब एनआईए पूरी जांच कर रही है तो आखिर सचिन वाजे क्यों नाम नहीं ले रहे हैं और किसे बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में इस एक मौत के बाद, इस पूरी साजिश के बाद सियासत जो है वो काफी ज्यादा गर्मा चुकी है, जहाँ पर हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने भी एनआईए की जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये कहा है कि वो एविडेंसेस। शिवानी, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल के अपडेट हम लेते रहेंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मुंबई से रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी और टीएमसी में ऑडियो वॉर शुरू हो गया है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसके जरिए दावा किया गया कि ममता बनर्जी ने बीजेपी नेता प्रलय पाल से नंदीग्राम चुनाव के लिए मदद मांगी है। और फिर जवाबी हमला करते हुए टीएमसी ने भी बाकायदा एक ऑडियो जारी किया है और दावा है कि बीजेपी नेता मुकुल रॉय शिशिर बाजोरिया को बता रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग को प्रभावित किया जाए। ये दोनों ऑडियो क्लिप हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले वो ऑडियो सुनिए जिसमें दावा किया जा रहा है कि दावा यह किया गया कि सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट के लिए बीजेपी नेता से मदद की गुहार लगा रही है और टीएमसी में लौटाने की अपील भी कर रही है। लिहाजा सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी के नेता के बीच हुई बातचीत का वायरल ऑडियो लेकर बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय मीडिया के सामने आए और दावा करने लगे कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार रही हैं, इसीलिए अब वो बीजेपी नेताओं से मदद मांग रही हैं। मित्र शिशिर जी बताएंगे कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किस प्रकार धौंस देने की कोशिश करती है। वो वीडियो मैं कहूंगा शिशिर जी से कि वो जरा हमारे पत्रकार मित्रों को जरूर सुनाएं। दरअसल दावा है कि वायरल ऑडियो में बीजेपी नेता प्रलय पॉल और ममता बनर्जी बातचीत कर रही हैं और वो प्रलय पॉल से पुरानी बातें भूलकर उन्हें जिताने की अपील कर रही हैं। हालांकि टीएमसी से बीजेपी में आए प्रलय पॉल ने बीजेपी से विश्वासघात करने से साफ इनकार कर दिया। बोलून আর দিদি এখন আপনি যাই মনে করুন না কেন বেরিয়ে এসেছি দল থেকে, আর দলের সঙ্গে যে দলটা করি কোনো দলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। আমি প্রাণ দিয়ে জীবন দিয়ে যখন যে দল করি আমার পরিবার করে সেটাই করি। আর আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার মতন 2 নম্বরই চুরির আঙুল তোলার মতন কারোর ক্ষমতা ছিল না, হবে না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। সব ঠিক। তুমি এবার আমাকে একটা বলো, যাদের জন্য করছো তারা তো কোনোদিন বিজেপি করেনি না। আমি এখন যারা করছে তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করো? এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু দিদি আমাকে ক্ষমা করবে।
তুমি ভেবে দেখো। इंडिया न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बनाने में जुटी है और दावा कर रही है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है। इसीलिए वो बीजेपी नेताओं को प्रलोभन दे रही हैं ताकि किसी तरह अपनी सीट बचा सकें। और ये ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता प्रणय पॉल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। 27 AM ममता बनर्जी के मेरा के फोन किया था, उनका बोला जो तुम तो बहुत लड़ाकू नेता है भाजपा के लिए, तुम मेरा साथ आ जाओ, तुमका डिमांड क्यों से बोलिए। तो नहीं ना, मैं दीदी को बोला जो नहीं ये इज्जत के खरीद नहीं किया, ये लड़ाई के लिए, भाजपा के लड़ाई के लिए, शुभेंदुता के लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये मेदिनीपुर से मान सम्मान है, ये भूमिपुत्र से मान सम्मान है। आप मेरा आपको साथ नहीं जाता है। इधर टीएमसी ने भी पलटवार करते हुए एक ऑडियो क्लिप बाकायदा रिलीज की है। टीएमसी का दावा है कि इसमें बीजेपी नेता मुकुल रॉय समेत दूसरे नेता चुनाव आयोग को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। বাংলা এটা তো ঘটনা যে বাংলায় আমরা চাইবো যে যে এজেন্ট হবে, এজেন্ট হওয়ার জন্য তোমাকে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি রাখলে হবে না। যে পারবে যে কোনো বুথে সে এজেন্ট হতে পারে, যে পশ্চিমবাংলার নাগরিক। কারণ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভোটার, কারণ তা না হলে কি হবে, আমাদের তো সার্টেন পার্সেন্টেজ অফ বুথ আছে যে বুথে যেতেই পারবে না लोग। और बंगाल में क्या कुछ सियासी हलचल है, इस पर बात करें। ऐसे रुख करते हैं अरूप काली, मेरे सहयोगी कोलकाता से जुड़े हैं। अरूप, कल पहले फेज की वोटिंग थी, 80% से ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ है। अब ममता बनर्जी नंदीग्राम में कैंप डाले हुए हैं और उन्होंने कहा कि मैं 5 दिन तक वहीं रहने वाली हूं। फिलहाल किस तरह की हलचल है, क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, हमारे दर्शकों को बताइएगा। अगर हम देखें तो जो कल 5 बजे तक जो टर्नआउट था वो था 80%। अभी तक पोल हुआ 6:30 तक, पोल का पूरा रिजल्ट अभी तक नहीं आई है, तो जो टर्नआउट 90% के बराबर चला ही जाएगा। तो अगर हम देखें तो जंगल मोहन में पिछले इलेक्शन पर 83-84% टर्नआउट होता था, ये बढ़ के 5 to 6% अगर बढ़ गए तो अगर हम चुनाव का ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही जाता है अगर टर्नआउट बढ़ जाता है। हम वही अगर इस तरफ देखें तो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन का हिंसा का वातावरण रहते थे। अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट पंचायत और लोकसभा इलेक्शन, अभी तक कोई हिंसा का बड़ा कोई घटना नजर में नहीं आना है। और कल इलेक्शन के लेकर जो अपने अभी टेप सुनाया है, ये टेप के लेकर चल रहा है तृणमूल का तरफ से। अभी तक कहीं पे इलेक्शन कमीशन पर तृणमूल कल के जो पीसी किया था, प्रेस मीट किया था, कहीं तक नहीं बोला जी ये फैब्रिकेटेड है। और इलेक्शन कमीशन के भी कोई दायर नहीं हुआ ये फैब्रिकेटेड है, तो हम मान लेता है ये ममता बनर्जी का एक वॉइस है। तो अगर क्यों ममता ने, ठीक है अरूप बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो कल पहले फेज की वोटिंग थी और अगला जो चरण है वो 1 अप्रैल को होगा और देखने वाली बात है कि टीएमसी किस तरह से इस फाइट को करती है। बिल्कुल, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइन।